केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ बेसिक फंडामेंटल जो डेफिनेशंस हैं, रूल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है ली केटिगलर प्रिंसिपल। ये इसके अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। क्या पढ़ा हमने? इट स्टेट्स दैट चेंजेस इन द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और concentration of a system will result in predictable and opposing changes in the system in order to achieve a new equilibrium state. It means यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और इस स्थिति में हम कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी वैल्यू जैसे टेम्परेचर की, प्रेशर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन, इनमें से कुछ भी बढ़ाते हैं तो सिस्टम उसके अपोजिंगली वर्क करता है। मीन्स कि यदि हम कोई आयन का कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सिस्टम इस तरीके से वर्क करेगा कि उस चेंजेस का प्रभाव मीन्स कि उस आयन या स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके और रिएक्शन फिर से एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सके। यही ली केटिगलर प्रिंसिपल है। हम यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। इससे रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी और रिएक्शन फिर से एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट धारण करेगी। अब हम आगे देखते हैं। ली केटिगलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिससे ए यहाँ पे सॉलिड है और बी गैस, दोनों मिलकर सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। यदि हम बी की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इस इंक्रीजमेंट के कारण से यदि हम बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। मींस कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा ताकि बी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके और रिएक्शन फिर से एक इक्विलिब्रियम में आ सके। जैसे हमने बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन उस साइड हुई जिससे बी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। ठीक है, मीन्स कि सिस्टम ने अपोजिंगली वर्क किया। यदि हम सी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। मीन्स सी क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड होगी, मीन्स कि रिवर्स डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, जिससे कि सी की जो वैल्यू है वो कम की जा सके। ओके, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी की यूज़ होती है, जिसको मतलब कंप्लीट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यदि हम उन रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस बढ़ती है, मींस की फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। एरो से ये पता चल रहा है कि ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। यदि हम टेम्परेचर को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए में बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। मींस कि वो टेम्परेचर को कम मतलब एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट होगी पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ली कैटेगरी प्रिंसिपल में किस तरीके से वर्क करता है। यदि हम कैटेलाइज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कैटेलाइज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की कांस्टेंट जो रिएक्शन है उसकी रेट बढ़ती है। तो चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, दोनों की रेट समान रूप से बढ़ेगी और कैटेलाइज्ड जो है उसका कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर नहीं पड़ेगा। ओके, अभी ये ली कैटेगरी प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। अब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लॉ है इक्विलिब्रियम में, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको सबसे पहले समझना जरूरी होता है ली कैटेगरी प्रिंसिपल से पहले भी, बट हमने अब ली कैटेगरी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं तो अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग एट इक्विलिब्रियम there is a constant ratio between the concentration of product and reactant in any change। इसका मतलब है कि concentration of product और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशो कांस्टेंट होता है, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जिसको Kc से बताया जाता है। एज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिक्रीज। जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन की रेट कम होगी। एट इक्विलिब्रियम Kf is equal to Kr. What is Kf? Kf is equilibrium constant for forward reaction and Kr is equal to
इसमें NaCl से जो Cl माइनस आयन मिल रहा है वो हमने मतलब वो इसके इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट डाल देगा, मीन्स कि Cl की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, मीन्स कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और एक न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा जिसमें Cl की कॉन्सेंट्रेशन को मिनिमाइज कर सके। जो हमने इफेक्ट डाला है आयन का वो इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर देगा और जिससे Cl की कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल हो सके और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ सके। यही कॉमन आयन इफेक्ट है। इस रिएक्शन में Cl आयन कॉमन है दोनों में, जिससे Cl का कॉन्सेंट्रेशन मिक्सचर जो हमारे पास होगा उसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही कॉमन आयन और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा क्योंकि Cl आयन प्रोडक्ट है और इस बैकवर्ड डायरेक्शन में बन होने से ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को फिर न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, जो आयंस में डिवाइड होते हैं, आयनाइजेशन जिनमें हो सकता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक वीक होता है एक स्ट्रॉन्ग होता है, वीक और एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ACl। अब इनको कैटेगरी में क्यों बांटा गया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है वाटर में घोलने पर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो वाटर में घोलने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। जैसे एसिटिक एसिड, यदि इसको वाटर में घोला जाए तो इसका कुछ ही भाग वाटर में डिजोल्व हो पाता है, मीन्स कि आयन में कन्वर्ट हो पाता है। लेकिन ACl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण से यदि हम इसको वाटर में डिजोल्व करें तो ACl H+ आयन और Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होगा और ये कम्प्लीटली आयनाइज होगा क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसलिए हमने इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में बांटा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है HF और एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl H2SO4, बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि HNO3, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब हम आगे देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम भी उससे रिलेटेड है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ये क्या कहता है, इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, जिसके कारण से इनका कुछ भाग अनआयनाइज ही बचता है। तो जो हमारे पास मिक्सचर होता है, फाइनल मिक्सचर, उसमें आयंस के साथ साथ वो अनआयनाइज भाग भी, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब आयंस के साथ अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल भी इक्विलिब्रियम में होते हैं उस इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी एक मेन टर्म होती है, इंपॉर्टेंट टर्म है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? द प्रोडक्ट ऑफ द concentration of H+ ion, the product of the concentration of H+ ion and OH- ion at a particular temperature is called ionic product of water. 825 degree Celsius and 298 Kelvin, the ionic product of water is 10 to the power minus 14. इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है H+ आयन की और OH- आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। इसे हम KW से शो करते हैं। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन और इज इक्वल टू 10 टू द पावर minus 14। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर हमको मिलता है। अब हमें पता है कि 10 टू द पावर minus 14 इसका प्रोडक्ट होता है, तो हम इसके लिए 10 टू द पावर minus 7 इंटू 10 टू द पावर minus 7 कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं इसकी। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, जिसके द्वारा हम इक्विलिब्रियम को आगे समझने में बहुत आरामदायक, मतलब बहुत इजीली हमको समझ जाएगा। इस तरीके से हम फिर मिलते रहेंगे आगे की वीडियो के साथ। थैंक यू। हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रह गया था, जिसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमने आधा पढ़ लिया था, तो वो वीडियो पॉज हो गया था। इसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। 8 इक्विलिब्रियम
देयर इज अ कांस्टेंट रेशो बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन एनी चेंज। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो कांस्टेंट रेशो है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, वही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। और जिसमें यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के इक्वल हो जाती है, कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम पे। तो के एफ क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के आर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये हमने पढ़ा। अब कोई भी रिएक्शन के लिए केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है वो देख लेंगे। यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या बन रहा है कि मेल से 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो वाटर है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है, ये ब्रैकेट्स में लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, और उसकी पावर 2 लगाई है क्योंकि 2 मोल हमें वाटर मिल रहा है। 2 मोल 2 क्या है, ये 2 जो है स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसकी हम पावर लगाते हैं। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है उनका हमने अपोन में रेशो, जो रेशो है ये रेशो ही तो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमने डिनोमिनेटर में ली है, और इसमें H2 के ऊपर यहाँ पे पावर 2 क्यों लगाई, क्योंकि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले रखा था रिएक्टेंट के लिए, और ऑक्सीजन में कोई 1 मोल है ओनली, तो 1 इसकी पावर लगाएं या नहीं लगाएं बात एक ही है। तो किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जो केसी का एक्सप्रेशन, और किसी भी रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम, ये हमारा आधा ही हुआ था, इसमें इसका डेफिनेशन रह गया था, तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट कहता है द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम डेट occur between of the addition of an ion, sorry, the shift in equilibrium date occurs because of the addition of an ion already involved in the इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये बोल रहा है कि यदि कोई रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, और उस रिएक्शन में हम कोई, सॉरी, उस रिएक्शन मिक्सचर में हम कोई ऐसा आयन ऐड कर दें जो उस मिक्सचर में पहले से ही मौजूद हो, तो उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा या न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा। जैसे कि यहाँ पे AgCl को वाटर में घोला तो Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन मिल रहा है, Cl माइनस आयन मिल रहा है, जो यदि हम उसमें NaCl ऐड कर दें तो ये डिसोसिएट होकर Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन देगा। अब Cl माइनस आयन के जो पहले से ही मौजूद है, इस आयन के प्रभाव से जो पहले से मौजूद आयन और ये वाला आयन दोनों ऐड हो जाएंगे और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स Cl माइनस आयन क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो बैकवर्ड रिएक्शन की मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम उसका शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी आयन का इफेक्ट देख सकते हैं कि किसी भी आयन के ऐड करने पर जो कि उस रिएक्शन मिक्सचर में पहले से ही मौजूद हो, यदि हम उस आयन को ऐड करते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है जिससे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, यही कॉमन आयन इफेक्ट है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था आयनिक इक्विलिब्रियम। इस तरीके से जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो आगे आएंगे, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना, उसकी में कॉन्सेंट्रेशन स्पीसीज को निकालना, Ka को निकालना, वही जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का Ka, और Kb क्या है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी हम चलते हैं इन्हीं वीडियो के साथ, इसका नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।